जय हिंद फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को देखने वाले हैं। अब देखो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये आपके दो पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। एक है आपका कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको कंसंट्रेशन के बेसिस पर, जैसे आपने सुना होगा, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये वगैरह वगैरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और एक इसका अलग पार्ट है जिसमें है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के बारे में। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर से 3 चीज़ें ही आपके पेपर में आ सकती है, जिसमें से 2 मैं आपको बोल सकता हूँ कि 100% फिक्स है आपके पेपर में आने का। जो है एक इंपेरिकल फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जो मैं कहता हूँ कि 100% में से 60% चांसेस रहते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला से एक न्यूमेरिकल आएगा, और मोलैरिटी या मोलैलिटी के बेसिस पर एक आपका न्यूमेरिकल और आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकली बेस्ड ये पूरा चैप्टर है आपका। और या फिर अगर धोखेधड़ी से अगर आपके टीचर को थ्योरी देने का मन लगता हो तो जो आपके लॉस होते हैं वो दे सकते हैं। तो वो लॉ वाले के लिए हम अलग से एक वीडियो में देख लेंगे, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देने हैं और कॉन्सेप्ट्स तो आपका रहेगा ही, और कॉन्सेप्ट तभी आपके क्लियर हो सकते हैं जब आपने न्यूमेरिकल बनाया हो। तो चलो बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूँ तो आपने सुना होगा क्या कि जैसे जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम सॉल्यूट को मिलाते हैं। तो सॉल्वेंट में कितने % ऑफ जो सॉल्यूट्स हैं वो प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कह देते हैं, कंसंट्रेशन कह देते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछूं, एक बोरी है, जिस बोरी के अंदर मैं एक पूरा शक्कर ले लिया, ठीक है, मैं वहाँ पे पूरा एक बोरी शुगर ले लिया। अब उसके अंदर ना मैंने ना कुछ ना पार्टिकल्स डाल दिए, जैसे उसके अंदर कुछ रबर के पार्टिकल्स डाल दिए। तो मैं अगर आपको पूछूं कि उतने जो आपके एक कट्टा जो शुगर है उसमें मतलब कितना है कंसंट्रेशन उस रबर का, तो वही वो चीज़ें होती है जो हमको इन केमिस्ट्री के थ्रू पता चलती है। बहुत रफ एग्जांपल था, उसको दिल में मत लगाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये जो कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट और सॉल्यूट सॉल्वेंट से आता है, तो मैं उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाता। फर्स्ट अपना कंसंट्रेशन का टेक्निक आता है, उसको अपन लोग देखते हैं, जो है क्या, परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड। परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड क्या होता है भाई? परसेंटेज से रिलेटेड क्या होता है? परसेंटेज से रिलेटेड ये होता है कि जो आपका मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने मास ऑफ सॉल्वेंट में इनटू में 100, मतलब 100 में आपके मतलब 100 आपके सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, इसको बोलते हैं क्या, परसेंटेज फार्मूला। तो ये बकवास सा चीज़ है, ये कई बार न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। और एक होता है इसी का एक भाई जिसे हम कहते हैं ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, जो बेसिकली ये जो 100 है इसको डिस्प्लेस कर देता है 1 मिलियन से। अब देखो 1 मिलियन का कहने का मतलब क्या, आपने देखा होगा जो आपके जो फर्टिलाइजर्स के बोरी होते हैं, जैसे डीएपी, यूरिया वगैरह है, उसमें आपने देखा होगा आपको ना वहाँ पे नाइट्रोजन ppm लिखा होता है, मतलब 60% ppm। मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप अगर ना एक स्पेसिफिक एरिया में जब उसको छिड़कोगे तो आपको ना जितना अमाउंट ऑफ उसमें आप यूरिया डालोगे उसका 60, उसमें ना आपको 60% नाइट्रोजन देखने को मिल जाएगा। तो एक ppm जो है बहुत छोटी चीज़ों को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा जब आपको लेना हो ना, एकदम वास्ट एरिया में आपको कंसंट्रेशन लेना हो, तब हम ppm का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यही रहेगा इसका भी फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, और यही बेसिकली 10⁶ में आ जाएगा। तो ये पार्ट्स पर मिलियन से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन है, इसमें उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको पता तो है यार, 10वीं तक कम गणित तो सबको आता है। जिसका आपको परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर डालो और टोटल को नीचे कर दो, और उसके बाद फिर 100 कर दो। सॉरी, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन कर लेना ना मेरे भाई, क्योंकि वही फार्मूला होता है आपका कि कितने सॉल्यूशन मिले। तो टोटल सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर जितना है वो अपॉन में ऊपर में जो सॉल्यूट है वो आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका फिर सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाता है। तो अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टेक्निक, जो है क्या, मोलैरिटी। देखो 2 चीज़ें आपको पढ़नी है, मोलैरिटी और मोलैलिटी। यहाँ पे ना आपको ये थोड़े सेम साउंड कर सकते हैं, लेकिन दोनों में ना डिफरेंस है बहुत। फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में कौन सा अच्छा होता है, तो आप उसको थोड़ा देख के समझिएगा। एक पहले हम पढ़ते हैं क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर of
सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या हुआ सर जी? मतलब मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि जो मोलैरिटी है ना वो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात हुई। मतलब क्या हो गया सर जी? मतलब कहने का ये है कि अगर आपने एक लिक्विड लिया है, मतलब आपने कोई लिक्विड सॉल्वेंट लिया है, तो लिक्विड सॉल्वेंट में जब हम किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं, लेट से शुगर को मिलाते हैं, तो कितने मोल्स ऑफ शुगर उसमें हैं पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कितने पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कितने मोल्स ऑफ शुगर उसमें प्रेजेंट है, उसी को क्या कहा जाता है, मोलैरिटी कहा जाता है। और इसका अगर आप यूनिट निकालोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मोल का क्या आ जाएगा, मोल्स का क्या जाएगा आपका मोल, और आपका जो वॉल्यूम है वो किस में होगा, आपका लीटर में होगा। तो इसका जो यूनिट है वो क्या जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और जो मोल पर लीटर है, इसे एकदम एल नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाते हैं, मोल पर लीटर। और ये जो मोल पर लीटर है इसकी एक और यूनिट होती है, एक और यूनिट होती है। देखो आप हमेशा याद रखिएगा, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में होता है क्या, एस आई यूनिट, लेकिन जो केमिस्ट्री होता है उसमें कोई एस आई यूनिट नहीं होता। तो आप इसमें भी छोड़ेंगे तो भी करेक्ट है और इसमें भी छोड़ेंगे तो भी करेक्ट है। तो ये जो आपका एक होता है इसमें होता है मोलर, और जो मोलैरिटी होती है उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। देखो ये जो है क्या है, ये क्या है, मोलैरिटी है, इसमें वॉल्यूम आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना सिमिलरली एक और शब्द आपको मिलेगा क्या, जो है मोलैलिटी। मोलैलिटी भी ना एक दूसरे से सेम ही होता है, बस इसमें कुछ चीज़ों की डिफरेंस होता है, कुछ चीज़ों का ही बस डिफरेंस होता है। वो क्या होते हैं मैं ज़रा आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं क्या होता है। देखो जो मोलैलिटी होता है, क्या होता है, ये क्या हो गया जी, पानी था क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। मोलैलिटी, जो आपका मोलैलिटी होता है इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो वहां पे मैंने सॉल्यूशन यूज किया था, यहाँ पे मैं सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ मेरे भाई, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वहां पे मैंने सॉल्यूशन यूज किया था, यहाँ पे सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। ये मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका, नीचे में आ जाएगा सॉल्वेंट इन केजी में आपका सॉल्वेंट आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है सर जी, देखो इसका मतलब है कि जो मोलैलिटी है उसे हम बेसिकली यूज करने वाले हैं सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं डिपेंड करता है जरा समझते हैं। देखो आप समझिए कि जो हमने लिखा था उसमें लिखा था लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। मैं अगर आपको पूछूं कि मैं आपको एक कटोरी नमक दे दूं और उस नमक को आप धूप में रख दीजिएगा, तो आप में से कितने लोग ये कहेंगे कि वो पिघल जाएगा सर जी, ये कौन सा आयुर्वेदिक नमक लेके आया हो कि 1 घंटे रखे और पिघल गया नमक, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं वहीं पर एक कटोरी पानी को जाके आप धूप में रख दीजिए, देखिएगा कि जो पानी रहेगा वो आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें इवेपोरेशन वेपराइजेशन का प्रोसेस लगता है, तो इसलिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो पहले इसका यूनिट लिख लेते हैं। इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा, मोल पर केजी आ जाएगा। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर केजी आ जाएगा। और यहाँ पे याद रखना मेरे बाबू, मैं केजी की बात कर रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल आएगा, मरना मत, क्योंकि यहाँ पे बार बार न्यूमेरिकल में चिल्ला के आपको ग्राम दिया होगा तो बार बार आपको केजी में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मोल पर केजी की बात हो रही है यहाँ पर मेरे दोस्त, और इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और इसका भी एक और यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं मोलल। उसका क्या था, मोलर, इसका क्या है, मोलल। समझ आ गया मेरे भाई। तो ये यहां पर आप एक नोट का पॉइंट लिख सकते हैं कि जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी होती है वो मोलैलिटी इज मोर प्रेफर्ड देन मोलैरिटी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ये मोलैलिटी होती है ना, वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है।
DENT। अब मैं आपको बोलूं कि अगर आप लैब में कोई चीज़ बना रहे हैं, आपको यूज़ करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? बेसिकली मोलैलिटी ही यूज़ करोगे। सॉरी अरे यार इंडिपेंडेंट होता है, सॉरी इंडिपेंडेंट ना। मोलैरिटी जो है वो डिपेंडेंट होती है और मोलैलिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर की, क्योंकि इसमें हम सॉल्वेंट कैसा लेते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपको लैब में कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करना है, तो अगर आप मोलैरिटी लेते हैं तो भाई थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, पता चल रहा है आपका सॉल्यूशन इतना था, आगे जाके देख रहे हो थोड़ा कम हो गया, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा फिर वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे मोलैलिटी ज़्यादा प्रेफर होती है मोलैरिटी के। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है 1 मार्कर में कि मोलैरिटी ज़्यादा अच्छी होती है मोलैलिटी, तो ये आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट पता होना चाहिए। और एक और आप यहाँ पे डिनोट कर लीजिएगा कि जो आपकी मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी ऑफ वाटर, यहीं पे लिखा दे रहा हूँ भाई, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। मोलैरिटी ऑफ वाटर जो होती है, मोलैरिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 55.5 होता है। क्या होता है भाई? 55.5 होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको मोलर भी लिख सकते हैं आप। मोलर जो है वो इतना होता है, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आने वाला है। तो ये था क्या? दूसरे टाइप का मोलैरिटी। अब इसके बाद इसका ही एक और भाई आता है जिसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो चलो उसको समझते हैं। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट थिंग आती है कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। अब देखो यार, जो मोल फ्रैक्शन है ना, आप इसको ऐसे समझिए कि ये बेसिकली फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन क्या मतलब होता है भाई? देखो यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब है 1/2, यानी कि 1/2 लिखूं तो वो क्या हो जाता है? आपका फ्रैक्शन में आ जाता है। फ्रैक्शन का मतलब कोई भी चीज डिवाइड में होती है। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? आप जरा विस्तार से अगर इस चीज को समझेंगे तो मोल फ्रैक्शन का मतलब यही हो जाता है कि कितने मोल्स ऑफ आपके चीजें डली हुई है आपके पूरे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब आपको समझ नहीं होगा, थोड़ी सी गहरी बात है ये, ठीक है? गहरी बात तो नहीं कहूंगा, आपके लिए हो सकती है गहरी बात। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब बेसिक क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ मोल्स होता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के। तो इसका फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, रुको मैं आपको जरा बताता हूं। ये वाला जो है मोल फ्रैक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं भाई काइल से। काइल क्या होता है? बेसिकली एक्स होता है, बस इसका थोड़ा टंगरी को ऐसे लंबा खींच दोगे तो वो क्या बन जाता है? काइल बन जाता है। लेकिन हम इसे एक्स ही प्रेफर करेंगे अभी के लिए, समझ रहे हो ना मेरे दोस्त? ठीक है। तो यहाँ पे और मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, ये क्लास 12th में सेम टू सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेगा? फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तो मरना मत, यहाँ थोड़ा मेहनत कर लो। और आपको लग रहा होगा सर जी एकदम फास्ट निपटा दिया हमारे मैडम जी, तो पहले कॉन्सेप्ट्स बताया, उसके बाद फिर आपको ज्ञान बताया और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल 1-2 बस करवाए। तो यही तो घाटा है दोस्त, इसको समझो, इसमें ज्यादा टाइम मत लगाओ। ये समझने वाली चीजें ज्यादा नहीं है, आपको ढूंढना है क्या? न्यूमेरिकल, क्योंकि पेपर में क्या आने वाला? न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल बताते बताते आपके दिमाग में खुद ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे, वरना कितने रट्टे मार लो फॉर्मूले, कुछ नहीं होने वाला। ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं। और अगर आप एक सीजी बोर्ड के स्टूडेंट है ना, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो मैं 100% गारंटी के साथ दे सकता हूं। क्या सीजी बोर्ड, क्या हर बोर्ड में 11th क्लास पर 98% ऑफ द स्कूल बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। तो आपको जितना मेहनत है खुद से करना होगा, अगर नहीं करोगे तो मरोगे, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लेना। और इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया था कि कैसे बच्चे जो है 11th क्लास में आने के बाद पूरे बर्बादी के चरण में ज्यादा जाते हैं। जो 99% 98% वाले स्टूडेंट भी होते हैं ना, खैर उनका कुछ फील्ड डिफरेंट होता है, उनको एम होता है, लेकिन वो ना कई बार ना 95% वाला बच्चा भी ना बर्बाद हो जाता है इसमें। और ये एक ट्रू रियलिटी है दोस्तों। अपने आप को जरा बचा के रखिएगा, स्कूल से ज़्यादा झंझट वंझट में मत फंसिएगा। बाकी मेरी यही तो है, बाकी मैं बोल सकता हूँ यार, बता सकता हूँ, करवा तो नहीं सकता कुछ। तो बस यही समझते हैं, भावनाओं में बहते नहीं है, ठीक है। और ये जो है आपका एक्स बी या फिर x जो है सॉल्यूट लिख लीजिएगा, एक्स बी अपॉन में एक्स ए प्लस में एक्स बी क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ना एक्स ए एक्स बी आ गया, तो मैं जरा आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो है ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब जरा मेरी बात को ध्यान समझिएगा। देखो आपने देखा होगा, हम जो किसी चीज को पढ़ते हैं ज्यादा डीप में, और जो चीज बहुत बार यूज आने लगती है, भाई ऑब्वियस सी बात है, भाई कंसंट्रेशन की बात चल रही है तो कंसंट्रेशन तो हर जगह आएगा भाई। सॉल्यूशन लोगे उसमें कंसंट्रेशन घुसेड़ दोगे, कोई भी लॉ बनाएगा कोई आदमी, कोई साइंटिस्ट बनाएगा, उसमें कंसंट्रेशन घुसेड़, तो बार ना यार ये सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखने में ना अच्छा नहीं लगता। तो हमारे केमिस्ट्रियंस ने क्या किया, हमारे केमिस्ट ने क्या किया, एक ना डिनोटेशन बना दी कि एक लेटर को हम ऐसे डिनोट करेंगे, वही सॉल्यूट को डिनोट करेगा, वही सॉल्वेंट को डिनोट करेगा। तो उन्होंने ना अपनी मर्जी से ना ए को क्या कह दिया, सॉल्वेंट कह दिया, सॉल्वेंट कह दिया, और बी को क्या कह दिया, सॉल्यूट कह दिया। और पता है आप जब ना क्लास 12th में जाएंगे तो आपको इसी फॉर्मेट में ए और बी के फॉर्म में ना आपको ना फॉर्मूलेस मिलेंगे। लेकिन यहाँ आपकी नो नीड है, यहाँ पे ज्यादा लंबे क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो ये मोल फ्रैक्शन। अब मुझे क्या कोई बता सकता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी कि यहाँ पे मोल आएगा और यहाँ पे भी मोल आएगा और मोल से मोल
कैंसिल हो जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, और कई भोंदू लड़का जिसको कुछ नहीं आता अनपढ़ गंवार टाइप का, वो क्या करता है इसमें यूनिट कुछ भी डाल के आ जाता है मोल वोल, तो इसमें क्या आ जाएगा नो यूनिट आ जाएगा, नो यूनिट आ जाएगा। तो ये है आपका क्या मोल फ्रैक्शन। वैसे तो एक और होता है मेरे दोस्त नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी करके चीजें, फॉर्मेलिटी तो खैर नहीं आती, नॉर्मेलिटी आती है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो डाल दूंगा, लेकिन ऐसे आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई अब इतने कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिए सर जी, अब इसके धड़ाधड़ न्यूमेरिकल कराओ। तो चलो मैं सारे कॉन्सेप्ट के आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ। आपके सामने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो आई होप करता हूँ आपने वीडियो को अटेम्प्ट किया होगा। और आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसके लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे, फिजिक्स में भी आपको मेहनत करने पड़ेंगे। तो मेहनत आपको कुछ नहीं करनी है, जो मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा बस आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो सके। वैसे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जिसने भी ट्राई किया होगा उससे बन गया होगा। हमें पूछ रहा है भाई कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 13 ग्राम ऑफ C2H2 एंड 32 ग्राम ऑफ CH4। देखो यार यहाँ पे ना ये जो है ना आपका इथाइन है, और ये जो है आपका क्या है, ये है आपका मीथेन। यहाँ पे ना इथाइन और मीथेन के फॉर्म में लिखा हुआ था, लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन था आप डर जाओगे, इसलिए मैंने वहाँ पे उसको नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला खुद याद होनी चाहिए। तो पहला अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, ये ध्यान में रखिएगा। मैं आपको कुछ 2-3 टिप्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको अप्रोच करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले आपको ये लिख देना है कि सॉल्यूट क्या है, पहले आपको ये लिख देना है सॉल्यूट क्या है, उसके बाद फिर लिख देना है आपको कि सॉल्वेंट क्या है। अब आप जब जस्ट सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिख लेंगे ना, उसके बाद फिर आपके लिए क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए बता दिया। मैं सॉल्वेंट के लिए यूज करने वाला हूँ A, सॉल्यूट के लिए यूज करने वाला हूं B, याद रखना। तो यहाँ पे बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ 32 ग्राम ऑफ C2H2 इन। अब यहाँ पे इन बोल दिया, मतलब ये क्या है आपका सॉल्वेंट है। तो CH4 क्या है भाई आपका सॉल्वेंट है, और जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है C2H2 है, C2H2 है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका मोलर मास निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है मेरे भाई, मोलर मास निकाल लेना है। मोलर मास क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, इन एटम्स के मासेस का सम होता है, इन एटम्स के मासेस का सम होता है। 12 कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, और H4 है यानी कि 1,4। देखो मैं इतना डिटेल पहला ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर धड़ाधड़ कराऊंगा, ठीक है। और वही बात करें इसकी तो 12 और 2 और प्लस में आ जाएगा आपका 1 और 2। यहाँ पर बात करोगे तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 12 + 4 हो जाएगा आपका 16 ग्राम। यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 ग्राम। तो ये आ गया क्या आपका मोलर मास। अब यहाँ पे आपको गिवन मास तो दिया होता, उसके बाद आपको क्या निकाल लेने हैं, मोल्स निकाल लेने हैं। तो क्या निकाल लेने हैं भाई आपको, पहले मोल्स ऑफ एक्स, मतलब मोल्स ऑफ एक्स क्या लिख देंगे आप, XA लिख लेते हैं पहले। XA के जब आप मोल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है भाई 32 ग्राम, 32 ग्राम गिवन मास है, और मोलर मास कितना है 16। तो 16 दूनी 32 होता है, जब काट दोगे तो 2 बार में चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2 मोल आ जाएगा। वहीं अगर बात करें इसकी मोल्स ऑफ XB की, तो मोल्स ऑफ XB की बात करें, इसको ना मोल्स ऑफ XB मत लिखना, मोल्स ऑफ B लिखना, फिर ब्रैकेट में XB लिखना। बड़ा समझ जाओ कि ये XA जो है ना डिनोट कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को, और XB डिनोट कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, समझ जाओ, ठीक है। समझदार हो बेटा, 11वीं में आ गए हो, ठीक है। तो C2H2 इसकी बात करें तो 26 ग्राम है। तो पहले गिवन मास कितना है आपका 13, और मोलर मास कितना है ये, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 मोल, इतना आ गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है सर जी, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देना है। मैं अगर मोल फ्रैक्शन x काई की बात करूं तो ये क्या आ जाता है भाई, ये होता है XB अपॉन में होता है XA बोल लो भाई अभी के लिए XB। लेकिन आप और मेरा दिल ये जानना चाहिए कि ये काई है, मेरा दिल ये जानना चाहिए कि काई है, भले मैं इसको यहाँ क्या बोल दूंगा x बोल दूंगा, ठीक है x। तो ये आपका XB है। XB कितना आया था, XB आया था आपका 0.5, और जो XA आया था वो कितना आया था 2, और ये जो है कितना आया था 0.5। दोनों को ऐड कर देंगे 0.5 अपॉन में 2.5 काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा, जो होता है 0.8 मोल। मत लिख देना 0.8, ठीक है। तो ये क्या होता है 0.8 मोल, मत लिख देना क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बना है भाई, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक और क्वेश्चन है भाई, तो इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और अप्रोच कीजिए। आई होप करता हूँ आपने अप्रोच किया हो। बड़ा ही ईजी एंड बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सवाल तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि थोड़ा आसान ही है। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोल रिक्वायर्ड टू एड इन 120 ग्राम ऑफ वाटर टू हैव मास परसेंटेज ऑफ
50%। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस आपको कुछ नहीं करना है, समझ लेना है कि ऐसे क्वेश्चन आए, पहले लिख देना है सॉल्यूट सॉल्वेंट, बाकी काम अपने आप होते जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है, हमेशा हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेन तरीका ये होता है, आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। पहले आप लिख देना है क्या कि जो सॉल्यूट है वो कौन है। देखो यहाँ पे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लाइकॉल रिक्वायर्ड टू ऐड, मतलब ग्लाइकॉल ऐड हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था कि जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में ऐड होता है, तो यहाँ पे जो आपका ग्लाइकॉल क्या है वो आपका सॉल्यूट है। देखो यहाँ पे ना इसकी ना मास की जरूरत नहीं है, इसलिए ना इसने ना इसके फॉर्मूले को नहीं दिया, लेकिन अगर आपको मास की जरूरत होगी जैसे मोलैरिटी में, तो आपको बखूबी दिया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, सॉल्वेंट की बात करूं तो क्या है आपका वाटर है। क्या है भाई आपका वाटर है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। क्या पूछ रहा है कि हमें कितना ऐड करना है, तो लेट कर लो ना भाई, कितना ऐड करना है, जैसे गणित में करते हो, मैथ्स में करते हो ना भाई कि कैसे आपको जितना जो चीज चाहिए रहता है उसको लेट कर लेते हैं, तो लेट x ग्राम ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड, ऐसा करके आप लिख लो, उसके बाद फिर अप्रोच कर देना। तो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट अगर हम ला लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो कितना परसेंट, यानी कि 50% हैव कर लेगा, यानी कि ये आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास परसेंटेज सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं आपका मास परसेंटेज में सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा आपका, तो सॉल्यूट कितनी है भाई, सॉल्यूट है आपका x है, तो सॉल्यूट है आपका x। ठीक है, और वहीं पे अगर बात करें किसकी, सॉल्वेंट की, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूट ले लिया, अब नीचे में क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कितनी है, x है, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपका 120 ग्राम है, और इधर तो 50% आएगा ही आपका आंसर। तो बस ये फॉर्मेट था। अब इसके बाद तो बच्चों वाली सवाल है, बच्चे सॉरी यहाँ पे 100 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो ये तो फिर उसके बाद तो बच्चों वाली चीज़ें है। तो ये 100 है, 100 को आप क्या करिए नीचे ले जाइए, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ कि x अपॉन में x प्लस में 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ग्राम मत लिखना है यहाँ पे। तो ये 100 है वो 1/2 से हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, 2x और इक्वल टू आ जाएगा आपका x प्लस में 120। तो ये जो x है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x में से x गया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 ग्राम। बस इतने सरल सवाल हैं। तो यही आपका क्या सवाल था, ये कोई खास सवाल नहीं था। अब चलो देखते हैं क्या एक बहुत ही ब्रांडेड और बहुत ही मस्त क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को बहुत ही मजबूत कर देगा। के सामने यहाँ पर एनसीईआरटी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिससे रिलेटेड ना आपको एनसीईआरटी में 4-5 सवाल मिलेंगे, और ज्यादातर प्रोबेबली ये चांसेस होते हैं कि 4-5 नंबर में यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो चलो एक बार पहले इसको देख लो और अप्रोच करो, और फिर देखते हैं। तो आई होप करता हूँ आपने ये वीडियो को पॉज करके अप्रोच किया होगा, और आपको थोड़ी दिक्कतें भी आई होंगी, जिन्हें नहीं आए उनके लिए बहुत बेस्ट। तो भाई देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको अप्रोच करने का एक फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है सुन लो बरा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ना इन क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ 3 मोल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, और कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे ना बच्चा क्वेश्चन पढ़ते ही ना उसके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है, क्योंकि 10वीं से जस्ट 11वीं पार कर क्या हुए रहते हैं, समझ नहीं आता कि सर जी करना क्या, क्योंकि अब आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। अब कैसे सोचना है इसको मैं बताता हूं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको 1000 लीटर क्या मान लेना है, 1000 मिलीलीटर आपको क्या मान लेना है, मतलब 1 लीटर आपको क्या मान लेना है, सॉल्यूशन का मास मान लेना है, मतलब सॉल्यूशन का मास आपको क्या मान लेना है, 1000 मिलीलीटर मान लेनी है। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर जब आप इसको मान लेंगे तो ये आपका पहला अप्रोच हो जाएगा। दूसरा अप्रोच क्या करना है, आपको निकालना क्या है उस पर ध्यान देना है। क्या करना है, आपको निकालना क्या है उस पर ध्यान देना है। तो मोलैलिटी मुझे निकालनी है। अब मोलैलिटी ना सर जी क्या होता है, मुझे तो पता है कि जो मोलैलिटी होती है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होती है, अपॉन में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, और वो भी किस में होता है, केजी में होता है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो मुझे कुल मिला के मास ऑफ सॉल्यूट अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ये दोनों चीजें मिल जाए ना, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मोलैलिटी निकाल सकता हूँ। अच्छा जी, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, 3m यानी कैपिटल M दिया, मतलब क्या क्या है, मोलैरिटी है। तो 3 मोलैरिटी आपको सॉल्यूशन की दे दी गई है, डेंसिटी भी आपको दे दी गई है। अब यहाँ पर मुझे अगर कोई पूछे कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले यहाँ डेंसिटी दी हुआ है, तो मैंने जो आपका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, उस वॉल्यूम के सॉल्यूशन को 1000 लीटर मान ले, तो मुझे यहाँ से ना मास ऑफ मुझे यहाँ से सॉल्यूट मिल जाएगा, मुझे यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा।
सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से मुझे मिल जाएगा, और जो मास ऑफ सॉल्यूट है मैं उसे यहाँ से निकाल लूँगा, और जैसे सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैं यहाँ से निकालूंगा, फिर मास ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से मैं कुछ करके यहाँ से अपने फॉर्मूले अपने जो क्वेश्चन है उसको अप्रोच करूँगा। तो चलो बिना बकवास की सीधा अप्रोच पे आते हैं, क्या करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आप समझ लीजिए जरा मेरे भाई। देखो यहाँ पे क्या है आपका, लेट कर लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर, जिसे आप 1000 ml भी कह सकते हैं। 1 लीटर यानी कि 1000 ml कह सकते हैं। हमें दिया क्या है, हमें यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है ऑफ सॉल्यूशन दी हुई। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, 1.25, कितनी दी है 1.25 ग्राम मिली पर मिलीलीटर, यानी कि ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है लीटर में, ऑब्वियस सी बात है। तो ग्राम पर मिलीलीटर, अब यहाँ पे ग्राम पर लीटर मतलब ग्राम पर लीटर होता है ना, ग्राम पर लीटर होता तो मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ता, लीटर में, यानी कि जो वॉल्यूम है उसको लीटर में चेंज करना पड़ता। लेकिन क्योंकि ये ग्राम पर मिलीलीटर है इसलिए इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास 1000 मिलीलीटर है, तो मैं 1000 मिलीलीटर यहाँ डायरेक्ट पुट करूंगा। समझ आ रहा है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे 1000 सीधा लिखूंगा, क्योंकि तो मिलीलीटर में और इसका यूनिट भी मिलीलीटर में। यूनिट का मेन खेला रहता है, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 2500 कितना मिल जाएगा, मिलीलीटर। ठीक है, यूनिट को लिखते जाइएगा साथ साथ, वरना फिर भूल जाओगे। मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे मिल गया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे मिल गया। अब मेरे पास दूसरी चीज क्या गिवन होती है, देखो हर चीज ना गिवन से निकालना, पहले हर चीज गिवन से निकालना, फिर बचेगा तो देख लेंगे। दूसरी चीज क्या दी हुई है, हमें यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3m दी हुई है, यानी कि 3m। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे भाई, मोलैरिटी हमें दी हुई है 3m। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं हमें वो देखने होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे, अपॉन में क्या है आपका, मास सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, फिर वहां पे खेला हो गया। यहाँ पे क्या था, ml था यूनिट में, तो हमने चेंज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है उसको लीटर में ही लेना है, तो लीटर में लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने क्या लेट किया था, 1 लीटर के लेट किया था। ये समझ आया मेरे भाई। तो यहाँ पे जो आपको 1 लीटर जब इसे एज्यूम करेंगे तो जो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 मोल आ जाएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है, मैं जानता हूँ डर जाओगे, तो इसलिए इसको ऐसा किया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हमने ये निकाल लिया पहले, ये और ये। अब मुझे सर जी ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिल चुके हैं, मतलब मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए, मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट किसी तरीके से मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए सर जी, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मैं निकालूंगा कैसे, मेरे पास मोल्स दिए हुए हैं और मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है। अगर मैं इस मोल्स के फॉर्मूले, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के फॉर्मूले में अगर हम देखें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूट हमें NaCl दिए हुए, मतलब NaCl जो इसका मोलर मास होगा, और अगर मुझे इसका गिवन मास मिल जाए तो मैं गिवन मास से रिलेट करके मास ऑफ सॉल्यूशन से जब मैं सॉल्यूट के मास को डिलीट मतलब काट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट से मैं यहाँ पे आपका मोल्स निकाल सकता हूँ। तो भाई यही तो था, क्या मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो चाहिए था, सॉरी मोल्स तो चाहिए नहीं था। तो मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, मुझे मोल्स पता है और सॉल्यूट के पता है, तो सॉल्यूट के मोल्स मुझे अगर पता है तो मैं उसके मोलर मास से जब इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो मुझे इसका गिवन मास पता चल जाएगा। और मुझे अगर इसका एक्चुअल मास पता चल गया तो अगर मैं उसे मास ऑफ सॉल्यूशन से माइनस कर दूं, मास ऑफ सॉल्यूशन से मैं मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा कि नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। अगर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, तो मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूं। यही तो मेन कॉन्सेप्ट था राजा, समझ में आ गया ना। तो यही है मेन खेला इसका, तो जो से जो उसमें पूरा कैमरा हल गया, ठीक है, यही है मेन खेला इसका। तो हमें यहाँ से क्या निकाल लेना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, तो सॉल्यूट को मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्या डायरेक्ट लिख दूं, मोल 3 मोल है आपके, 3 मोल है, ये भूल तो नहीं जाओगे ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक बार आप कॉपी में लिख लीजिए यार, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल है, और जो आपका गिवन मास है, मास ऑफ सॉल्यूट,
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट बोलता हूँ, मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaCl है। NaCl का मोलर मास कितना होता है मेरे भाई, तो NaCl होता है आपका, पहली बात तो उसका जो Na होता है, Na का कितना होता है आपका 23 होता है, और जो Cl होता है उसका कितना होता है 35.5 होता है। तो यहाँ से निकालो तो ये क्या हो जाएगा आपका कुछ 58.5 आ जाता है। क्या आ जाता है भाई आपका कुछ ये कुछ आ जाता है आपका 58.5 आ जाता है। तो ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा। 58.5 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली 58.5 है, 3 से मल्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको मिटा देता हूँ और यहीं पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 5 6 15, 5 1 3 अरे 3 8 24 25 और 2 आपका हो जाएगा 3 5 15 और 2 17। तो यहाँ पे 175 ऐसे कुछ आपका ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राम में आ गया। ठीक है, इतना ग्राम आपका ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद बेसिकली ये जो मास ऑफ सॉल्यूट है इसको मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड माइनस कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट से मास ऑफ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने किस में लिया है, हमने तो इसमें ग्राम में लिया है ना, ग्राम ही है। तो ग्राम से ग्राम आपका ये काटो इसको, तो कितना आ जाएगा ये आपका, जब इसको आप काटोगे दोनों को तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आप पहले मास ऑफ सॉल्यूशन से माइनस कर देंगे किसको, सॉल्यूट को। मतलब कि आपको माइनस करना है 1250 को माइनस करना है किससे, 17.5 से। तो ये कितना आ जाएगा, मैं ज़रा देख लेता हूँ कैलकुलेशन कम करने के लिए यार, 1.0745 आपका 1.0745 ठीक है केजी आ गया। आप करके देख लीजिएगा, मैं 100 इसका करते रहा तो फिर मर जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है ना भाई, तो ये आपका इतना है, तो इतना आपका ये केजी आ गया। अब आपका मेन काम क्या बनता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सर फाइंड करके बताएंगे कि आपको आप कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास को क्या मिल गया आपको, ये क्या है भाई आपका, एक बार फिर लिख देता हूँ तुम लोग के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया आपका। तो मास ऑफ सॉल्वेंट पुट करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आपका ये क्या आ जाएगा, मोलैलिटी है। आपका एक होमवर्क है, सिंपली आपको क्या करना है, इसका मुझे आंसर बताना है। और आपके लिए एक और होमवर्क मैं देता हूं, बस मैं आपकी इसकी वैल्यू ही चेंज करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं यहां पर इस पॉइंट को इधर लेके चले गया और मैं इसको यहां पर 6 मोल कर दिया। अब इसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। और एक होमवर्क और लिख लो, मैंने जो आपका एक और मास परसेंटेज से रिलेटेड फॉर्मूला करा है, तो उसमें मास परसेंटेज को आप क्या लिख लेंगे, 80% लिख लेंगे और मुझे आंसर सेंड करेंगे कॉमेंट बॉक्स में। अब देखो यार, इसी वीडियो में सारे फॉर्मूले और सारे न्यूमेरिकल्स कराना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो कि सर जी कम से कम हमें 10-15 क्वेश्चन और चाहिए इसके, तो मैं 10-15 क्वेश्चन उस स्पेसिफिक वीडियो में करा दूंगा। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्या, इंपेरिकल फार्मूला का, जिसमें आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट्स एंड इंपेरिकल फार्मूला कैसे न्यूमेरिकल आता है उससे रिलेटेड होता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको समझ आया होगा किस तरीके से इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।